Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Dr. Yasir Khan from City College of Science and Commerce. बेटा आज जो मैंने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप जो है वो काफ़ी दिन से लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं और उम्मीद काफ़ी है कि आप भी उकता चुके होंगे इसको पढ़ के। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म करके अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाऊँ। जो आज हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जिन लेवल्स को स्टडी करना है वो लास्ट 2 लेवल्स हैं, एक इकोसिस्टम का है और दूसरा बायोस्फीयर का है। इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोसिस्टम कम्युनिटी के साथ रिलेट कर रहा होता है। कम्युनिटी से अगला लेवल इकोसिस्टम का है। कम्युनिटी में आपने पढ़ा कि इट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। अगर उन्हीं डिफरेंट पॉपुलेशंस के साथ नॉन लिविंग सराउंडिंग्स भी ऐड हो जाएं तो हम उसको इकोसिस्टम का नाम देते हैं। इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनमें कुछ जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और कुछ जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इंक्लूड्स हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में हर वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है जो अपनी खुराक खुद बना सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया भी हैं जैसा कि साइनोबैक्टीरिया है, और एल्गी भी हैं, फोटोसिंथेटिक एल्गी। इसी तरह से हमारे पास जो है वो कंज्यूमर्स, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद ना बना सकते हों बल्कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हों, उन्हें हम कहते हैं कि ये कंज्यूमर्स हैं। और कंज्यूमर्स में इंक्लूड होते हैं एनिमल्स। कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। सबसे लास्ट में जो कैटेगरी है वो डिकम्पोजर्स की है। जो डिकम्पोजर्स हैं वो डेड डिगेइंग मैटर के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो उसके ऊपर फीड करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया है, जैसा कि फंजाई है। तो ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जानदार कंपोनेंट्स। फिर उसके बाद गैर जानदार भी कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स का नाम देते हैं, जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। कुछ मैं मेंशन कर देता हूँ। एटमॉस्फेयर, स्फेयर का मतलब प्लेस होता है और एटमॉस का मतलब एयर, यानी एयर प्लेस। इसी तरह से हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब है वाटर और स्फेयर का मतलब है प्लेस, यानी कि वाटर प्लेस। इसी तरह से लिथोस्फेयर, लिथो का मतलब है सॉइल और स्फेयर का मतलब है प्लेस, यानी कि सॉइल प्लेस। ये तमाम जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम इकोलॉजी का बेसिक यूनिट था। इकोसिस्टम के बाद जो अगला लेवल होता है और सबसे लास्ट लेवल है वो बायोस्फेयर का है। बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर का नाम भी देते हैं। बायोस्फीयर के अंदर जो तमाम इकोसिस्टम होते हैं वो सम अप होकर बायोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं। बायोस्फीयर को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ एक्चुअली द थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ये वो अर्थ की लेयर होती है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हर जगह मौजूद हैं, स्पेस में भी हैं, अर्थ के ऊपर भी हैं। स्पेस के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना है वो हम एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर उसको डिस्कस करते हैं और उसको हम नाम देते हैं बायोम का। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये जो लिविंग वर्ल्ड है उसके साइज में इजाफा हो रहा है। उसके साइज में इजाफा होने की जो है वो 2 बेसिक रीजंस है, एक है रिप्रोडक्शन और दूसरा है एवोल्यूशन। देखो बेटा, रिप्रोडक्शन की वजह से जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं वैसे वैसे आबादी में क्या होता है, इजाफा होता रहता है। एवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं उस आबादी के अंदर। तो ये जो लिविंग वर्ल्ड है उसके वॉल्यूम के अंदर जो इजाफा हो रहा है वो इन 2 बेसिक रीजंस की वजह से हो रहा है। मैंने आपको कहा कि स्पेस के अंदर लाइफ को स्टडी करना है तो हम उसे बायोम में स्टडी करेंगे। और बायोम क्या है? लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि अगर आपने लाइफ को स्पेस के अंदर स्टडी करना है तो आप उसको बायोम में कैटेगराइज करवा देते हो। बायोम एक ऐसे टर्म है जिसके अंदर हम बताते हैं कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, ये उसकी डेफिनेशन है। लेकिन ये कम्युनिटी नहीं है। बायोम को हम कहते हैं कि ये एक्चुअली ना इकोसिस्टम ही है, लेकिन एक लार्ज इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। छोटा इकोसिस्टम कैसे होता है? जैसा कि मैं आपको कहूँ कि कोई भी हमारे पास एक इकोसिस्टम है जिसमें कुछ प्लांट्स हैं जो अपनी खुराक खुद बना रहे हैं और उनके ऊपर फीड करने वाले कुछ एनिमल्स भी हैं, ये छोटा सा इकोसिस्टम होगा। अगर वही इकोसिस्टम बहुत बड़ा होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, बायोम है।
बायोम की हम नेमिंग कैसे करवाते हैं, किस बेस पे हम उसको नेम दे रहे होते हैं। बायोम की हम नेमिंग करवाते हैं वहाँ पर मौजूद कुछ मेजर प्लांट्स और एनिमल्स की बेस पे। कुछ हमारे पास बायोम्स जो है वो मेंशन भी हैं, जिनमें टंड्रा बायोम है, टेम्परेट डेसिडुअस है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये कुछ बायोम्स के नाम है जो सेकेंड ईयर के अंदर मेंशन है। तो ये है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस क्या होता है। बेटा इस चैप्टर के अंदर आपको जो सबसे टिपिकल एक टॉपिक नज़र आएगा वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इवॉल्व होके कौन से पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, कब इवॉल्व हुए और कब एक्सटिंक्ट हुए। उन तमाम चीज़ों को हमने इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स ने किस एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर डोमिनेट किया था। उस तमाम का जो डाटा है वो साइंटिस्ट ने इकट्ठा करके हमें दिया और हम उसको स्टडी करते हैं। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम जो है वो ज़्यादातर डिपेंड कर रहा होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स के ऊपर। फॉसिल्स क्या होते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम पेलियंटोलॉजी का नाम देते हैं। फॉसिल्स आर एक्चुअल रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है उसके जो ओरिजिनल बकाया जात होते हैं उसको हम फॉसिल का नाम देते हैं। फॉसिल मौजूद कहाँ पे होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था कि दीज आर प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ कास्ट और इम्प्रेशन। एज ऑफ फॉसिल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये जो डाटा है ये एग्जैक्ट नहीं है। उसके एग्जैक्ट ना होने की रीज़न ये भी है कि काफ़ी सारे जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं उनका डाटा मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके फॉसिल्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब एज ऑफ फॉसिल्स दो बातों पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और नंबर 2 सेडिमेंटेशन ऑफ द रॉक्स। अब आपको कोई भी फॉसिल जितना ज़्यादा रॉक्स की लेयर में डीपर नज़र आएगा उतना आप बता सकते हैं कि ये उतना एंशियंट यानी उतना कदीम है, उतना तह के अंदर है। और कोई अगर आपको टॉप लेयर के अंदर नज़र आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, उतना रिसेंट है। इसी तरह आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बेस पे उनकी हाफ लाइफ मैयर करके बता सकते हैं। कोई भी फॉसिल जो है वो आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के उस लेवल पर मिलता है जहां उनकी हाफ लाइफ बहुत कम हो चुकी है, तो आप बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो उतना एंशियंट ऑर्गेनिज्म है। अगर उसकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा कम नहीं हुई तो आप बता सकते हैं कि ये उतना रिसेंट ऑर्गेनिज्म है। तो इस बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और उसका डाटा हमारे पास मौजूद है। इसके लिए साइंटिस्ट ने प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर कुछ इरा में क्लासीफाई कर दिया। 4 तरह के इरा बताए, मेजर जो इरा हैं, और उनका प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन भी है। उसको याद करने का तरीका है, फार्मूला याद कर लें आप, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर चोर, नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब इसमें पी से प्रोटीरोजोइक है, पी से पैलियोजोइक है, एम से मीजोजोइक है और सी से सीनोजोइक है। अब इनके प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन भी हैं और कौन सा ऑर्गेनिज्म इस कौन से पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था वो डाटा भी मौजूद है, जो आपको प्रॉपर इस स्लाइड के अंदर नज़र आएगा। बेटा मैंने आपको बताया कि 4 इरा मेंशन किए साइंटिस्ट ने, उनमें सीनोजोइक इरा सबसे रिसेंट है जो 70 मिलियन ईयर्स अगो था। इतना भी रिसेंट नहीं कि हाथ लगाएं और हाथ पे आ जाए, इतना भी रिसेंट नहीं है, 70 मिलियन ईयर्स अगो है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ने डोमिनेट किया? उसके अंदर है कुछ मेजर प्लांट्स जिनमें एंजियोस्पर्म्स है, कुछ मेजर एनिमल्स जिनमें बर्ड्स हैं और साथ में हमारे पास मैमल्स हैं। मीजोजोइक इरा के अंदर कुछ मेजर प्लांट्स जिनमें जिम्नोस्पर्म और मेजर एनिमल्स के अंदर रेप्टाइल्स थे और इनका टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन है। पैलियोजोइक इरा जो 600 मिलियन ईयर्स अगो टू 270 मिलियन ईयर्स अगो है और इसके अंदर कुछ मेजर प्लांट्स फर्न्स हैं, एल्जी हैं, फंजाई है और मेजर एनिमल्स के अंदर एम्फीबियंस है और फिशेस हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो प्रोटीरोजोइक इरा है जिसके अंदर कुछ हमारे पास मेजर प्लांट्स हैं और फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ जो कि कौन सा था, प्रोकैरियोट्स था, वो जो है वो इस इरा के अंदर मौजूद है और फंजाई भी है। तो ये हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है। बेटा इस स्लाइड के अंदर आपको जो टॉपिक नज़र आ रहा है वो है फाइलेटिक लाइनिएज। बोर्ड में इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइनिएज की जो टर्म है वो लाइन से डिराइव हुई है और फाइलेटिक का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज, यानी कि उनका इर्तिका कैसे हुआ है। फाइलेटिक लाइनिएज को हम डिफाइन करते हैं एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज दैट इज अरेंज फ्रॉम एन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स, यानी कि स्पीशीज का वो अरेंजमेंट जिसको तोड़ा ना जा सके, जो अपने अबाओ अजदाद यानी कि एंसेस्टर से अरेंज होके डिसेंडेंट्स की तरफ यानी बच्चों की तरफ अरेंज हुए हुए हैं। इन सच अ वे
that each later species having evolved from one that immediately preceded it, यानी कि हर जो बाद में आने वाली स्पीशी है वो अपने से पहले आने वाली स्पीशी से इवॉल्व होके आई है। जैसा कि हम पेडिग्री की बात करते हैं, पेडिग्री क्या होती है? शुजा नस्ब, यानी कि मेरे जो दादा हैं उससे मेरे फादर की पैदाइश हुई है और मेरे फादर से मेरी पैदाइश हुई है, ये है पेडिग्री। शुजा नस्ब क्या होता है? यही जो है वो फाइलेटिक लाइनिएज है। फाइलेटिक लाइनिएज के अंदर हम बायोडाइवर्सिटी को भी स्टडी करते हैं और ये भी देखते हैं कि अब तक जो स्पीशीज़ हैं वो हमें कितनी डिस्कवर हो चुकी हैं। जो अब तक स्पीशीज़ के बारे में पता है वो तकरीबन 5 to 30 मिलियन है, लेकिन जो डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनके बारे में मुकम्मल तौर पे जानकारी हासिल हो चुकी है, वो है तकरीबन हमारे पास 2.5 मिलियन स्पीशीज़। इन 2.5 मिलियन स्पीशीज़ में से कुछ जो है वो एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं और कुछ बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इंसेक्ट्स, जो कि हैं 53.1%। इंसेक्ट्स आप चैप्टर 10 के अंदर पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया में, जिसमें आप काफ़ी सारे फाइलम्स भी स्टडी करेंगे, जिसमें फाइलम पोरीफेरा है, फाइलम नाइडेरिया है, फाइलम एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है और इसी तरह से प्लेटिहेलमिन्थेस है, एस्केलमिन्थेस है, काफ़ी सारे फाइलम मौजूद हैं। जो इंसेक्ट्स हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में शामिल है। अब वो 53% यानी कि इस हिस्से में ज़्यादातर इंसेक्ट्स मौजूद हैं। इंसेक्ट्स के अलावा जो एनिमल्स हैं वो 19% है, यानी कि अदर दैन द इंसेक्ट्स जो एनिमल्स हैं। इसी तरह से 17% जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स है, वो तमाम प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। और कुछ हमारे पास जो है वो एल्गी मौजूद हैं और इसी तरह से हमारे पास प्रोटोजोआ मौजूद हैं और वो तकरीबन 9% है। तो ये है वेरियस वैरायटीज़ ऑफ स्पीशीज़। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म भी है जिसे हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और बायो का मतलब है लाइफ, यानी कि जो वैरायटी यहाँ पर मौजूद है, टोटल वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ जितनी भी मौजूद है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। तो ये बेटा टोटल जो है वो आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। लास्ट स्लाइड के अंदर आपको MCQs नज़र आ रहे हैं, आपने इन तमाम MCQs के आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देने हैं ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो सके कि आपको किस हद तक लेक्चर जो है वो समझ आ रहा है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।